जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं मृदुल काबरा जी। एस्ट्रोलॉजर हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और हमारे शो पर अक्सर आते हैं। बहुत स्वागत है मृदुल जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। बहुत धन्यवाद मृदुल जी, आज आप हमारे शो पर आए हैं। मृदुल जी, एक आपने भविष्यवाणी की थी क्योंकि कल ही हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्राइक हुई, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन किया क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के ऊपर ये सब कर रहा है। और उस दिन ही आपने कुछ घंटे पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वो काफी मतलब ये सारी चीजें काफी आपको अचंभित करती हैं कि आपने कुछ समय पहले बोला कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो भी गया। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है अफगानिस्तान, बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारी स्पेकुलेशन है, प्लस भारत और पाकिस्तान को लेकर भी हो रहा है। तो आप को क्या नजर आ रहा है, कैसे ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है, आगे क्या हो सकता है? ग्रेट। सो मेरा इसमें एक जो मेरा पेट थ्योरी है, वो ये है कि जितना भी इंडिया की तरफ से, चाहे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं ऑनलाइन या जो भी लोग हैं, हम लोगों ने पीओके पे बहुत बात करी पिछले कुछ समय में चलते हुए, लास्ट 4-5 साल से कह सकते हैं। तो माय आइडिया इज कि मैजिक इज हैपनिंग वेयर यू आर नॉट लुकिंग। ठीक है। तो पीओके पे मेरा हमेशा से यही ओपिनियन है कि अगर हम इतने डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड में लैंड एक्सेस गेन कर भी लेते हैं टुवर्ड्स रशिया, यूरोप वगैरह पीओके के थ्रू, इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इतने क्रूशियल रिसोर्सेज वहां क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी? तो मेरा हमेशा से यही थ्योरी था कि वी विल गो फॉर सिंध, एंड सिंध से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव सिचुएशंस हैं वो क्रिएट होनी चाहिए। जब इस बार सेकेंड वेव ऑफ अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से, एज वी हैड प्रिडिक्टेड, नवंबर टू फरवरी, उसमें मैंने अटैक की लोकेशंस को क्लोजली मॉनिटर किया। और आगे जब हमने ज्योतिषीय डेट्स के साथ में जो भविष्यवाणियां करी, उसमें उस एनालिसिस को इंक्लूड किया। अगर अभी आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो अफगानिस्तान ने जहां जहां पर अटैक किया है, एंड बलूचिस्तान के रिबेल्स ने भी जहां पर अटैक किया है, वो सारी की सारी वो जगह हैं जिनका कराची पोर्ट से कोई लेना देना है, जहां से कोई पाइप वगैरह निकल के कराची जाती हो या कराची से वहां पर कुछ आता हो। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि बलूचिस्तान की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारा जो ओशियन का एरिया है वो पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाए विद बलूचिस्तान, एंड जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वहां पे कराची में बचा कुचा काम हो जाए। इसीलिए मैंने टाइम सारा स्टडी करके ये डाला था कि अब पाकिस्तान की मेजर सिटीज पे अटैक होने लगेंगे, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, कराची, ऑल दीज पॉश एरियाज ऑफ पाकिस्तान। एंड देन विद इन 5 आवर्स उसके ऊपर ड्रोन स्पॉट हुए एंड कुछ शूट डाउन हुए, और कुछ एक लैंड भी किए, इज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द न्यूज। पर कुल मिलाकर के थ्योरी जो है मेरी वो ये है कि पहले बलूचिस्तान एंड जो अफगानिस्तान है वो आपको एक बेस बना करके दे कराची एंड पाकिस्तान के मेन एरियाज के लिए, जिससे आप कराची पोर्ट की तरफ से पाकिस्तान को लैंडलॉक कर सके। उसके लिए अल्टीमेटली ये होना चाहिए था, जो अगला प्रेडिक्शन हमने और डाला था और वो भी आज हो गया है, कि नेक्स्ट स्टेप विल बी कि चाइना कुछ ना कुछ करे ताइवान के साथ में सी में। ठीक है। और वो मेजर एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है, कुछ छोटा मोटा होगा जो कि इतनी इनफ न्यूज बना ले कि लोगों को लगे कि चाइना इज डूइंग समथिंग इन द ओशियन, एंड इंडिया उसमें ताइवान के लिए कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट ना रिलीज करे। जब ये चीज हो जाएगी तो ये चीज सिग्नल हो जाएगा कि अब जब इंडिया भी पाकिस्तान के साथ में कुछ करेगा, तब चाइना उसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, मे बी प्रोबेबली कुछ छोटा मोटा इनडायरेक्टली करे। फिर उसके बाद में इंडिया शुड मूव अहेड फॉर दिस, ये जो सिंध वाला जो एरिया है, एंड इसमें जो है सिंध वाला जो एरिया है, इसमें कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी सिंधु देश नाम की जगह की डिमांड करती है। उसका बैकग्राउंड ये है कि वहां पे ऑलरेडी कुछ पॉपुलेशन है, जो कुछ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह, वहां से हिंदूज को यहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं इंडिया में, वहीं से वो बच करके आते हैं यहाँ पर। एंड वहां पे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं एक आध। तो इस वजह से देर इज सम सपोर्ट फॉर सिंधु देश, एंड उसी को कैपिटलाइज करके मेरे को लगता है कि इंडिया शुड मेक द फर्स्ट मूव देयर नाउ। और रमजान अब खत्म होने को आ रहे हैं, और नवरात्र शुरू होने को हो रहा है समय। ऐसा भी माना जाता है कि जो दशमी होती है वो एक अबूझ मुहूर्त होती है, अगर किसी को युद्ध करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है। पर ये समय
वैसे भी आ रहा है और इंडिया ने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है जैसलमेर की साइड पर। ये सब चीजें अराउंड उसी टाइम पे हो रही है जब किसी जमाने में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, ठीक है। यही मार्च के एंड के समय पे किसी जमाने में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बैटल ऑफ पुरंदर वगैरह लोग पढ़ते हैं, वो हुआ था। उस समय पे एक बहुत खराब चीज हुई थी, वो ये कि राजस्थान के राजाओं को मराठाओं से युद्ध लड़ना पड़ा था मुगलों की तरफ से। अगर जयपुर या आमेर था उस समय, वो ये युद्ध ना लड़ता तो वहां पे मुगल्स कब्जा कर लेते। तो अल्टीमेटली उनको मराठाओं से युद्ध लड़ना पड़ा। इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट करने के लिए जैसलमेर की भूमि और सिंध की जो भूमि है वो एक अच्छा स्थान है, और धीरे धीरे हम आगे इस एरिया में डेवलपमेंट्स होते हुए देख सकते हैं। अब ये कब होना चाहिए? तो जब पाकिस्तान के जो भी ऑयल रिजर्व्स वगैरह है ये खत्म हो जाए, तब इस पर जो है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या बताया था, 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि वाली जयंती थी। अब हुआ ये कि मैंने उस पर प्रिडिक्शन डाला था कि इस तिथि पे हमको सिग्नल मिल जाएगा कि क्या करना है। हमारे पास में एक अंदाजा तो था डेटा से कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में कुछ कमी है, लेकिन अब आप देखिएगा कोइंसिडेंस, उस तिथि को पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है, औरंगजेब, ठीक है, वो आते हैं और ऑन मीडिया ये बताते हैं कि हमारे पास में ये वाली चीज इतनी बची है, वो वाली चीज इतनी बची है, सब कुछ डिटेल देके जाते हैं। कुल मिलाकर के जब धुरंधर मूवी रिलीज हो रही है तब हमको धुरंधर की जरूरत नहीं है, इसलिए ये मूवी रिलीज हो रही है, क्योंकि जो भी इंटरनली जिसको जहां तक जिस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज होना था वो हो चुका है। एंड नाउ इज द टाइम जब इंडिया कुछ एंट्री करे और इनके किसी एक लीडर को पकड़े, और उनसे जो नेक्स्ट स्टेप इंडिया को करना है वो ये कि किसी को पकड़ करके उसको यथा उचित ट्रीटमेंट दिया जाए बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो कि ऑलरेडी वो सऊदी अरेबिया में ले चुके हैं बाय द वे जाकर के। वो उनकी फोटो से क्लियर होता है कि किस तरह से वो खड़े हैं और कैसी ऑकवर्ड स्माइल है उनकी सऊदी अरेबिया के लीडर्स के साथ में। अब वो ट्रीटमेंट उनको इंडिया से मिले, और फिर उसके बाद में इंडिया उनसे लिस्ट ले, नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया में जितने भी स्लीपर सेल्स हैं जिन भी सिटीज में, उनकी अब भारत लिस्ट ले और नेक्स्ट कार्यवाही उस पर हो। जैसे कि हमने प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि 2027-28 जो है वो ऐसे ईयर्स हैं इंडिया के लिए जिनमें आपको धीरे धीरे कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स दिख सकती है। ये रिलीजियस प्रॉब्लम्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया के लिए ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिकली ऑन ग्राउंड देयर इज वेरी लिटिल डिस्टर्बेंस, कहीं पॉकेट्स में छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है इंडिया में, लेकिन वो हमेशा एग्रीवेट की जाती है पाकिस्तान या कुछ इस तरह की एजेंसीज की तरफ से। और वो ही जो चीज है उसका ये एक, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, या उस तरह का आप सिस्टम देखेंगे कि फाइनली अब आपने देखा होगा कि उत्तम नगर और कई इस तरह के उल्टे सीधे बहुत ही खराब तरह के केस निकल के आ रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, और ये बुझना तय बात है। मैंने प्रेडिक्शंस तभी डाले हैं इस टॉपिक पर, मैंने इसके लिए भी पोस्ट डाला था कि मैं प्रेडिक्शंस तभी डालूंगा व्हेन आई विल बी श्योर कि अब ये प्रिडिक्ट करने से और ये सारी बातें बता देने से भी सामने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस। जी, अच्छा मृदुल जी, मैं थोड़ा सा आपको वेस्ट एशिया ले चलती, थोड़ा सा साउथ से निकाल के। जो कुछ हम देख रहे हैं बिटवीन ईरान एंड गल्फ कंट्रीज, उसका आपको क्या लगता है कि उससे कोई बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स आ सकता है जैसा कि 2008 में आया था? क्योंकि हमें इस तरह का असर नजर आ रहा है। दुबई एकदम बंजर हो गया, दुबई से लोग भाग रहे हैं, और ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स से लेके बड़ी कंपनी सब वहां से निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उसी तरह का कुछ हम एक बार फिर से देखेंगे ग्लोबली 2008 जैसे सिचुएशन? जब लास्ट टाइम हम मिले थे आपके पॉडकास्ट पर, तब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो अभी वहां पे यूएसए में एक बैंक क्लोजर हुआ है, मेट्रोपॉलिटन वाला, तो वो बैंक क्लोजर उस फेज में या उसी तरीके से रिपीट हो रहा है जैसा 2006 का फेज था। मेरी जो टाइमलाइन है एस्ट्रोलॉजिकल है वो नेचर में, और वो है 2029 मिड की फाइनेंशियल रीसेट के लिए। तो चीजें उस तरफ जानी चाहिए। कोई एग्रेसिव टाइमलाइंस नहीं है मेरे माइंड में कि अभी इमीडिएटली कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, और इस तरह का अभी माइंड में नहीं है। ये ऑब्वियसली जो बड़ी चीजें हैं, मतलब ठीक है लोग बता रहे हैं कि वॉर में इतना खर्चा लग रहा है, ट्रेजरीज का ये है, अब और डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन तब तक बैंक्स का कोलैप्स नहीं आ सकता जब तक ट्रेजरीज खुद बैंक्स को खरीदनी ना पड़ जाए। यूएसए में
जब तक उनका एक फोर्सफुली वो लॉ इंप्लीमेंट ना किया जाए कि अब सारी कंट्रीज बेच रही हैं, अब आपको खरीदना पड़ेगा। तो उस फेज को, वो 2008 वाला फेज आने में अभी भी साल भर से ज्यादा का समय है। हाँ, करेंसी में जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जैक्टली हमने जो बताया था, 92 रुपीस का आईएनआर और 160 के आसपास का जापानीज येन, उसी के पास में ही ये अटैक स्टार्ट हुआ है। और जब लास्ट टाइम भी ये पैटर्न बना था, तब उस दिन जो है एग्रेसिवली डॉलर स्लाइड किया था। तो मेरे को लगता है कि जैसे कई लोग सपना देखते हैं कि 100 रुपए पे चला जाए डॉलर, वो कभी भी नहीं होने वाला अब लाइफ टाइम में। चलिए, ये अच्छी बात है थोड़ा हमारे लिए। फिलहाल तो डॉलर जो है 92 भी क्रॉस कर चुका है, 90 रुपीज। तो अभी तो बढ़ने पे ही है, लेकिन जो अभी सिचुएशन देख रहे हैं उसकी वजह से काफी कुछ, और ऑफ कोर्स उसके पीछे अमेरिका के उद्देश्य ये भी है क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा था और सारा कुछ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं ईरान वॉर के थ्रू। अब हम चाइना की बात करते हैं। चाइना ने भी आज जो है वो नेवल मिलिशिया ताइवान और उस सबके समुद्र में हमने देखा कि एक अजीब से एक्टिविटी हुई। हजारों जो वो थे उनके एक ही कतार में नजर आए, कुछ अजीब सी चीजें सामने आई। प्लस नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर किया जापान की तरफ। तो आपको क्या लग रहा है, साउथ चाइना सी में एक और फ्रंट तैयार होने वाला है? कुछ ऐसा हो सकता है? नॉर्थ कोरिया के हॉरोस्कोप में हेयर ऑन वॉर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वॉर में एंट्री लेने के कुछ कुछ इस तरह की चीजें बनती है। एग्जैक्ट टाइमलाइंस के लिए मैं जब आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तब आपको बेटर स्टडी करके बताऊंगा। वेग टाइमलाइंस देने का कोई सेंस नहीं है। जो चाइना वाली जो आप बात बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हुआ जो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि चाइना कुछ छोटा सा एस्केलेशन करे, बहुत माइनर, इतना माइनर कि बस वो न्यूज बनाए, ठीक है, और उसके बाद में जो है इंडिया को लाइसेंस मिल जाए पाकिस्तान की तरफ जाने का। क्योंकि इस समय पर अब कोई शर्मा शर्मी नहीं रही है, सारे बड़े देशों ने अपने आप मोर्चे खोल दिए अकेले इंडिया को छोड़ करके। तो इंडिया को सिर्फ प्री एम्प्टिव तरीके से ही अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बस एक लास्ट चीज बची है कि चाइना भी कुछ आगे जाकर के करे। ऑल दो चाइना पहले भी कर चुका है, हमने जनवरी की टाइमलाइन दी थी, जनवरी में हुआ वहां पे समुद्र में स्ट्राइक। लेकिन बात यह है कि क्योंकि अब लोगों की सोशल मीडिया पे कंटेंट देख देख करके फिश मेमोरी हो गई है, तो हम जनवरी के बेसिस पर आज ये आगे नहीं बढ़ सकते कि नहीं देखिए चाइना ने भी किया था और हम भी कर रहे हैं। अब वो अगेन बस ये फिश मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए हो रहा है, जो छोटा मोटा हो रहा है, ठीक है। चाइना यहाँ पर एक तरह से जो एक्टिविटी कर रहा है वो हमारे सपोर्ट की एक्टिविटी है। कल को अगर कराची पोर्ट और उस एरिया में हमारा कंट्रोल रहता है, तो एक्चुअली जो चाइना के ड्रीम्स है, सीपेक वगैरह सारे के सारे, वो एक्चुअली पूरे हो सकते हैं अगर इंडिया वहां पे रहती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे रहती है तो। इसलिए उनके लिए भी अच्छा ही है कि अगर हम उस एरिया को टेक ओवर कर लें। ओके, तो रशिया और यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन वॉर में क्या होने वाला है? क्या हम वहां पे भी फर्दर एस्केलेशन देखेंगे, या किस तरह की स्थिति आपको नजर आती है? जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं लगता कि 2027 शुरू होने के पहले रशिया यूक्रेन वॉर में क्लोजर आ सकता है। अब वो वॉर का क्लोजर तो बहुत दूर की बात है, खुद यूएसए जो क्लोजर करवाना चाहता था वो खुद वॉर में इस समय पर। और वो वॉर भी जैसे 28 फरवरी से 1 मार्च का 7 मार्च का हमने समय बताया था कि यही पीक ऑफ वॉर है और इसी में इनके लीडर्स के साथ जो होना है वो होगा। दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो दी अदर वेरी कंसर्निंग थिंग जो ऑल्दो पहले नहीं दिख रही थी और अब ही नहीं सामने आई है, कि यूएसए बार बार रेपिटेटिवली खुद बोल रहा है कि वी डोंट नो कि हमको अब यहां से कहां जाना है। उनको खुद को नहीं पता कि इतना खर्चा करने के बाद अब वॉर में जाना किधर है। दैट इज वेरी कंसर्निंग। इसमें अब आगे जो मेरे मन में टाइमलाइन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक रफ टाइमलाइन। सबसे पहले अब यहाँ से 2027 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते रहे, तो चाइना ताइवान में एस्केलेशन हो, इंडिया पाकिस्तान में कुछ एस्केलेशन हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान में एस्केलेशन हो। 2027 के एंड से पहले ये सारी चीजें क्लोजर की तरफ बढ़े, जिससे कि मिडल ईस्ट या ये वाला जो एरिया है इसमें क्लोजर आने के बाद में जो शुरू करना है वो यूरोप में शुरू करना है, ठीक है। तो वो यूरोप का जो बाल्कन रीजन है या जो वो सेंट्रल यूरोप है, वो सारी चीजें जो है फिर वहां से बढ़ने लगेगी। अल्टीमेटली वहां पे फाइनली ये होना चाहिए कि किसी ना किसी लीडर की उधर भी किलिंग होनी चाहिए, और लीडर के एलिमिनेशन के बाद में चीजें और बढ़ चढ़ करके। एक ग्रंथ है काल ज्ञानम, काल ज्ञानम ग्रंथ में करीब 300 साल पहले लिखा गया इसी टाइम पीरियड को बताते हुए कि ये सारी एक्टिविटीज हो यूरोप में। और अभी जो
बाय द वे मैं खुद उसकी एक भविष्यवाणी को मानता नहीं था और मैंने उस पर आगे बोला भी नहीं था, लेकिन वो भविष्यवाणी में इस तरह से लिखा हुआ था कि पहले मिडिल ईस्ट में शुरू होगा, फिर हम यूएई में दुर्गा को भेजेंगे, वहां ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से उन्होंने अपने समय की भाषा के हिसाब से लिखा हुआ था। और इस समय हम वाकई देख रहे हैं, यूएई का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, और यूएई में कॉन्फ्लिक्ट पहुंच चुका है। तो उन्होंने आगे लिखा हुआ है 2037 2038 के लिए, रादर 2034 से 38 तक के लिए लिखा हुआ है कि यूरोप में दो रिलीजन्स के बीच में फाइट हो। ठीक है, वो चीज ऑन ग्राउंड हो, उसके लिए बार्बरिक नेचर का होना बहुत जरूरी है। बार्बरिज्म तब आता है जब सभ्यता चली जाती है, और सभ्यता कब जाती है? जब इकोनॉमी चली जाती है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां इकोनॉमी गई पर सभ्यता नहीं गई, जब इकोनॉमी गई थी। लेकिन यूरोप में तो इकोनॉमी जाते ही सभ्यता चली जाएगी, और वो टाइमलाइन जो है वो 2028 ऑनवर्ड वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब यूरोप में एक भयावह स्थिति आगे हम देख पा रहे हैं आने वाले कुछ सालों में, ये कह सकते हैं यहाँ से। डेफिनेटली क्योंकि भयावह उसके अभी सही राइट आसार वर्ड अभी है। से दिख भी रहे हैं, लोग उस तरह का नेचर वहां के जो नेटिव्स हैं उनका हो रहा है, और जो एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है और जो सारी चीजें हो रही है उस सब को लेकर लोग थोड़े से प्रोएक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और प्लस इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, तो चीजें उस तरह की कुल मिलाकर उस तरह के इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। मैं थोड़ा आपसे वेस्ट बंगाल को लेकर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, और आपको वेस्ट बंगाल का क्या लगता है? ममता दीदी वापस आएंगी, बीजेपी जीतेगी, क्या आप इसमें देख पा रहे हैं? वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को एनालाइज करने से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, कम से कम मेरे लिए तो वो है कि मेरे पास में टॉप लीडर्स के हॉरोस्कोप नहीं है। मैंने इसको एक ही तरह से एनालाइज किया है, और वो है टीएमसी का फाउंडेशनल हॉरोस्कोप। बीजेपी वेस्ट बंगाल का भी कोई फाउंडेशनल हॉरोस्कोप नहीं मिलता। टीएमसी के फाउंडेशनल हॉरोस्कोप के भी दो टाइम मिलते हैं, एक 12 बजे का दोपहर का और एक 4 बजे का। तो जो पॉपुलर टाइम है उसको लेकर के जब हम एनालिसिस करते हैं, तब वहां पे ये दिखता है कि अगर वो ही चार्ट करेक्ट है और कोई फैक्टर को माइंड में ना रखे, तो वहां से ऐसा लगता है कि टीएमसी को रिड्यूस होनी चाहिए सीट्स, लेकिन स्टिल दे शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। उस हॉरोस्कोप से ऐसा लगता है। बाकी मेरे पास कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसको लोग थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेके चले। हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उसमें भी 12 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं। पर अगर वो ही है जो कि मुझे लग रहा है काइंड ऑफ है, तो वहां पे फिर ये रिजल्ट आना चाहिए, हाँ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ सीट्स बट विन। कई सारे एक्सपर्ट से कहते हैं कि ममता दीदी का जिन जिन लोगों ने हॉरोस्कोप देखा है वो कहते हैं कि ममता दीदी का ये आखिरी टर्म है और ममता दीदी वापस नहीं आने वाली है। हो सकता है, मेरे पास में उनका हॉरोस्कोप है नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर जी। सकता। ममता जी। जी के बारे में ये बात भी चलती है कि उनकी बर्थ डेट भी एक्यूरेट नहीं है लोगों के पास में, तो मैं स्पेक्युलेट करने से बचूंगा यहाँ पे। जी। अभी थोड़ा सा मोदी जी के बारे में भी बात करते हैं। मोदी जी को लेकर लोगों के बड़े सारे सवाल होते हैं। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2027 के बाद मोदी जी का क्या आपको पॉलिटिकल वो नजर आ रहा है? किस भूमिका में मोदी जी रहेंगे? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? किस तरह की आपको उनका रोल नजर आता है पॉलिटिकल? एक बात जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती, ज्योतिष में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको देश काल परिस्थिति, देश काल पात्र के हिसाब से प्रेडिक्ट करना है। जब दुनिया में जो भी स्थिति चल रही है, उसमें जो इंडिया कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हुआ है, तो जब वो मोदी जी के रहते हुए ही हुआ है, तो वो भला बीच में मझधार में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? ठीक है, ये इतना मतलब कि इस पे एनालिसिस देने में मेरे को लगता है कि क्या एनालाइज किया जाए। ठीक है, ये तो वैसा हो गया कि सूर्य की जन्म पत्री देख के बताइए सूर्य कब तक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप खुद ही नहीं रहोगे, जानना क्या है? ठीक है, बात ये है कि अभी फिलहाल क्योंकि वर्ल्ड सिचुएशन जो भी है उसमें उनका कोर रोल है, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वेदर इट विल हैपन और नॉट, इट विल नॉट हैपन कि वो यहां से 2029 का जो फाइनेंशियल रीसेट होना है उसके पहले ही कैन नॉट गो।
ये सब स्पेकुलेशन हाँ, है। 2024 के लिए भी लोगों ने वीडियोस बनाए थे, बहुत 25 सारे के लिए लोग इस बनाए, तरह की बात 26 करते के हैं लिए बनाए। 2027 में ऐसा हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वॉलेंटियर वो रेजिग्नेशन दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें आती है। इसी वजह से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको क्या मोदी जी का किरदार नजर आता है, क्योंकि बड़ा अहम हमने देखा है कि इन पिछले 12-14 सालों में मोदी जी का जो रोल रहा है, नॉट ओनली इंडियन पॉलिटिक्स बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमें और ग्लोबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफी अहम भूमिका में मोदी जी नजर आते हैं। एग्जैक्टली exactly. जब पूरे अभी जैसे फिनलैंड के लीडर यहाँ पे आए स्टब, ठीक है, अब वो जब आप उनका यूएन का स्पीच देखेंगे और आप उनका जो इंडिया में आके उन्होंने सेम स्पीच अगेन दिया है कि वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इंडिया ही नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर है और हमारे जैसे जो छोटे देश है वो इनके पीछे एक ट्रेन के डब्बे की तरह लग जाएंगे बस, ठीक है। तो जब वो इस तरह की बात नरेंद्र मोदी जी के प्रेजेंस में वहीं पर ही बोल रहे हैं, सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के इन सब कंट्रीज के साथ में, तो जब एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करने वाला ही चला जाएगा तो इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इट इज बेटर फॉर मोदी जी टू स्टे एंड ही विल स्टे, रादर दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। पर मेरा ये मानना है कि ही इज गोइंग टू स्टे एंड ये टर्म वो पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई वो 26-27 का ही नहीं जाने वाले। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी की देश को तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो मोदी जी हैं तभी ये सारी चीजें मुमकिन है। वो सारे देश को और सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को जिस तरह से लेकर चलते हैं वो बहुत डिफरेंट नजर आता है। एनीवे, हम गोल्ड सिल्वर को लेकर भी अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, क्योंकि गोल्ड का हमने देखा है कि जो भी ईरान और ये सारा कुछ गल्फ रीजन में चल रहा है उसके चलते एनर्जी क्राइसिस प्लस गोल्ड प्राइस और मार्केट क्रैश सारी चीजें हमें नजर आ रही है। आपको गोल्ड सिल्वर का क्या आगे अभी नजर आ रहा है? गोल्ड सिल्वर का एक एनालिसिस मैंने अप्रैल मई के लिए दे रखा है, वो मेरे पेज पे मैंने दिया था ऑन इंस्टाग्राम, बट वहां पे जो मैंने एनालिसिस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के हॉरोस्कोप को देख करके दिया था। उसके बेसिस पे मेरा एनालिसिस था कि अगेंस्ट द यूएस डॉलर अप्रैल के मिड के आसपास से गोल्ड शुड राइज एंड मई में अगेन उसके मिड के आसपास से सिल्वर शुड राइज। तो ये, बट दिस इज अगेंस्ट द यूएस डॉलर बिकॉज हमने उसके हॉरोस्कोप से देखा। उसके हॉरोस्कोप से क्यों देखा? क्योंकि वो ही वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है इस समय। तो ये मेरे को लगता है फॉर अप्रैल एंड मई, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, ओके, चलिए ये तो अच्छी बात है। आपने उस पे देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंसर्न है क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट जो है लगातार काफी वो बनी हुई है, काफी बड़ा हमें वो नजर आता है। तो आपको इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी कब नजर आती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स से लेके सारा कुछ जो स्थिति बनी हुई है पिछले 5-7 दिनों से, उसको लेकर आपको क्या लगता है? फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे मार्केट को इस समय क्विट करना is not a bad sign. It is a good sign. Why? Because when we take control of our own economy, we want our own investors to be controlling all the stakes in that economy. ठीक है? जैसे कि आज यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पर वो इसलिए बड़ी नहीं है कि वहां पे चाइना ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। वो इसलिए बड़ी नहीं है कि वहां पे इंडिया ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको क्राइसिस के टाइम में लीव कर रहे हैं और उनकी खुद की कंट्री में क्राइसिस है, तो वो आपके लिए नेगेटिव बात नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव बात है इन द लॉन्ग रन। और आने वाले समय में अगेन जो 2029 मिड का, और अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 3 साल की और बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत से प्रेम है वो थोड़े फूल वगैरह खरीदे, जिन लोगों को भारत से नफरत है वो थोड़े बर्नॉल वगैरह खरीदे, क्योंकि समय तो आएगा और उस समय को कोई आने से रोक नहीं सकता। और वो भविष्यवाणी करीब 200 साल पहले ही राजस्थान गुजरात के ज्योतिषियों ने लिख दी थी, और उसको संस्कृत के श्लोक के साथ में मैंने बताया था। पंचाशीति गते सहस्त्र युगले वर्षे गते विक्रमात, यानी कि विक्रम संवत्सर के जब 2085 संवत्सर निकल जाएंगे, फिर उसके बाद लिखा कि उस समय भारत में जो राजा होगा वो राजा विक्रमादित्य जैसा समझदार राजा होगा। और आगे लिखा गौरांग राज्य गते, यानी उस समय पूरी दुनिया से गोरों का राज सच में चला जाएगा। तो इसीलिए जो लास्ट स्टेप है फाइनेंशियल रीसेट का, उसके लिए मैं बोलता हूं कि 2028 में, और फिर वहां से जो यूरोप में होना है वो चीज, उसमें जितने भी यहाँ पे वेस्ट प्रेमी हैं उनको बर्नॉल की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है।
और ऐसी ऐसी बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और ऑफ कोर्स व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, और अपने देश के बारे में अगर कुछ आपको पॉजिटिव जानने के लिए मिलता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। तो हालांकि अगर हम भूतकाल की बात करें तो भारत की वो स्थान रहा है, लेकिन भविष्य में वो स्थान भारत को वापस मिलेगा, ये सुनकर काफी खुशी होती है। और मृदुल जी, आपने इतने सारे सवालों पर आपने जो पॉसिबिलिटीज जो नजर आती हैं, जो तारे बन रहे हैं, उनका हिसाब किताब क्या है, उसके हिसाब से आपने हमें यहाँ पर आपने जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद।